Hello students, welcome to DNA classes and my today's video is about the chemistry preparation. क्लास 12th की केमिस्ट्री प्रिपरेशन आपने कैसी करनी है ये इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा कोई भी पोर्शन, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए। ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साल भर उन्होंने नीट और जेई के लिए पढ़ा है और अब बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी वो करना चाहते हैं। तो इस कम टाइम में जो भी हमारे पास अवेलेबल टाइम है, इस टाइम पीरियड में हम केमिस्ट्री कैसे तैयार करें ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रैटेजी जो मैंने प्लान किया है आपके लिए। इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ आपकी एक्सपेक्टेशन से आप कहीं ज़्यादा केमिस्ट्री के पेपर में स्कोर करेंगे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी फॉर आवर केमिस्ट्री प्रिपरेशन। तो देखिए, हमारे पास यदि हम बोले नवंबर रनिंग है, हमारे पास यूँ माने कि हमारा दिसंबर और जनवरी ये 2 मंथ हमारे पास हैं। फैब में आपकी एग्ज़ाम होगी, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, फैब में एग्ज़ाम अनाउंस्ड हैं। इस दिसंबर और जनवरी के पीरियड में आपकी प्री बोर्ड्स भी होने वाली हैं। तो इन सबको इंक्लूड करते हुए फिर भी मैं कहूँगी कि हमारे पास दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने हैं जिसमें आपकी प्री बोर्ड्स हैं या टर्म एग्ज़ाम्स हैं, आपने वो भी फाइट करनी है और यही पीरियड हमारे पढ़ने के लिए भी है। तो दिसंबर जनवरी को मैंने अपने स्ट्रैटेजी में इंक्लूड किया हुआ है। दिसंबर और जनवरी यदि हम मिला दें दोनों मंथ के डेज़ को तो हमारे पास हैं नियर अबाउट 60 डेज़ हैं हमारे पास इन दोनों महीने के। एक रफली 60 डेज़ हैं हमारे पास केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए। इस केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी या नहीं करनी है, वो दोनों ही चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आपने इस ड्यूरेशन में अब आज से ही कोई भी न्यू बुक, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, मैथ्स हो, यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी न्यू बुक अब आपने नहीं पढ़नी है। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी नई जो पब्लिशर की बुक है वो आपने अब नहीं पढ़नी है। तो ये तो हो गया आपने क्या नहीं करना है। अब क्या करना है, तो आप पढ़िए सबसे अच्छा जो आपने साल भर पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए आप अपने सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा आपने जो नोट्स बना रखे हैं, नोट्स पढ़िए। और इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि आपका एनसीईआरटी बुक और नोट्स कंप्लीट हो चुका है, तो इसके अलावा आप ले सकते हैं कोई भी एक रिफ़्रेशर। तो रिफ़्रेशर बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो रिफ़्रेशर निकालते हैं, आप उसमें से कोई भी एक रिफ़्रेशर प्रेफर कर सकते हैं अदर देन एनसीईआरटी योर नोट्स, है ना। आप इस रिफ़्रेशर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको एक्चुअली आइडिया देती है कि किसी टॉपिक पर किस टाइप से क्वेश्चनिंग होती है और आपको आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए। तो आपको आंसर कैसे एक्सप्रेस करना है उसमें आपका ये रिफ़्रेशर बहुत हेल्प करता है। साथ में रिफ़्रेशर्स का एक प्लस पॉइंट और ये है कि इसमें आपको एनसीईआरटी फाइल मिल जाती है, मतलब एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी आपको रिफ़्रेशर में मिल जाएंगे। तो आप इनको यूज़ करिए। सीबीएसई स्टूडेंट्स स्पेशली एनसीईआरटी बुक्स ही फॉलो करिए। इसके अलावा एनसीईआरटी से रिलेटेड जो रिफ़्रेशर्स हैं वो आप देख सकते हैं, आपके नोट्स आप प्रेफर कर सकते हैं। केमिस्ट्री के टोटल ओवरऑल सिलेबस का बात करूं तो हमारे जो केमिस्ट्री में चैप्टर्स हैं क्लास 12th में, टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं 10। आउट ऑफ दीज 10 चैप्टर्स जो 5 चैप्टर्स हैं दे आर फ्रॉम फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड जो रिमेनिंग 5 चैप्टर्स हैं दे आर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 5 चैप्टर्स आप पार्ट 1 में पढ़ते हैं और 5 चैप्टर्स जो हैं, रिमेनिंग 5 चैप्टर्स जो हैं वो आप पार्ट 2 में पढ़ते हैं। ओके, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक ये हो गए फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स, और रिमेनिंग 6 to 10 जो चैप्टर नंबर है हेलो एल्केन से स्टार्ट हो जाता है, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो देखिए, इस साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एडवांटेज ज़्यादा है 11th के कंपैरिजन में। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक ऑलरेडी आपने अच्छे से तैयार किया होगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ये प्लान मैं आपको बता रही हूँ। इस प्लान के अकॉर्डिंग चलिए और आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इन 10 चैप्टर्स के लिए मैक्सिमम मैं ले रही हूँ 40 डेज़, है ना।
टाइम टेबल आपका मैं यहाँ बना रही हूँ और टाइम टेबल में मैं ले रही हूँ 40 डेज़ का प्लान। आपके पास वैसे 60 डेज़ हैं, मैं 40 डेज़ का प्लान आपको करके दे रही हूँ, आप इसको फॉलो करिए। तो 40 डेज़ प्लान है हमारा ये केमिस्ट्री, कंप्लीट केमिस्ट्री प्रिपेयर करने के लिए। आपने सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, आपने करना है टारगेटेड स्टडी। क्या मतलब हुआ टारगेटेड स्टडी का? कि आपने यदि किसी चैप्टर को एक दिन दिया है, आपने एक दिन में उसको कंप्लीट करना है, या आपने 2 डेज़ दिए हैं, आपने 2 डेज़ में उसको कंप्लीट करना है। सो दिस इज़ कॉल्ड टारगेटेड स्टडी। वो कंप्लीट किए बिना, आपका टास्क कंप्लीट किए बिना आप नहीं उठेंगे, आप अपना मोबाइल, अपना इंस्टा, अपना फेसबुक चेक नहीं करेंगे। ये आपने आज से प्रण ले लेना है और तैयारी शुरू करनी है। ओके, तो टारगेटेड स्टडी करनी है आपने। और दूसरी चीज़ जो है, आपने ईच सब्जेक्ट, अकेला केमिस्ट्री तो है नहीं, तो आपने फिज़िक्स या मैथ्स है या बायो है वो भी साथ में पढ़ना है, नो डाउट लैंग्वेजेस भी पढ़नी है आपने। तो डेली आवर्स आपने डिसाइड करने हैं ईच सब्जेक्ट। तो डेली आवर्स आप ईच सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, आज से ही डिसाइड कर लीजिए कितने घंटे आप पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ईच सब्जेक्ट, केमिस्ट्री को कितना देना है, फिजिक्स को कितना देना है, और मैथ्स या बायोलॉजी या लैंग्वेजेस को कितना टाइम देना है। ओके, तो पहली चीज़ टारगेटेड स्टडी होगी, और दूसरी चीज़ डेली आवर्स आप डिसाइड करेंगे फॉर ईच सब्जेक्ट। नाउ यदि 40 डेज़ का मैं प्लान बना रही हूँ और मेरे पास हैं 40 डेज़, और इन 40 डेज़ में मुझे कंप्लीट करना है 10 चैप्टर्स। तो यदि मैं ईच चैप्टर का बात करूँ तो ईच चैप्टर मुझे मिल रहा है 4 डेज़, है ना। तो केमिस्ट्री के ईच चैप्टर के लिए यही प्लान आप बाकी सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यही प्लान उनके लिए भी फॉलो कर लीजिए। तो आपने ईच सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के ईच सब्जेक्ट के लिए आपने देना है 4 डेज़। अब पहली इंपॉर्टेंट चीज़, चलिए ये सब तो मैंने बता दिया, टारगेटेड स्टडी करनी है आपने, और डेली आपने टाइम टेबल बना लेना है, डेली आवर्स आपने डिसाइड करनी है, कोई नई बुक नहीं उठाना है, जो भी नोट्स हैं, एनसीईआरटी है या कोई रिफ्रेशर है, आपने उसको लेना है और पढ़ना स्टार्ट कर देना है। चलिए, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है, इनके अलावा और जो इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ईच चैप्टर, है ना, ईच चैप्टर, केमिस्ट्री के जो 10 चैप्टर्स हैं, ईच चैप्टर के लिए आपने तैयार करना है। आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो ईच चैप्टर के लिए आप तैयार करेंगे शॉर्ट नोट्स। ये आपके ओन हैंडराइटिंग में होंगे, आपकी ओन स्टाइल में होंगे। आपने ईच चैप्टर ये शॉर्ट नोट तैयार करना है। ये शॉर्ट नोट मैक्सिमम 2 पेजेस और 3 पेजेस का होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। मैं तो कहूँगी 2 पेजेस का तैयार करिए, मोर देन इनफ है। अब इस शॉर्ट नोट में आपने क्या क्या लिख सकते हो, आप जो चीज़ें आपको याद नहीं रह रही हैं, आप भूल जा रहे हैं, वो डेफिनेशन हो सकती हैं, वो कोई टर्म्स हो सकती है, या आपके फार्मूलाज हो सकते हैं जो आप न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करना वाले हैं, या इक्वेशंस हो सकती हैं। तो अभी आप जब पढ़ने वाले हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपका डिफ़िकल्टी कहाँ पर है, किस पॉइंट पर जाकर आप फंस रहे हैं, या किस पॉइंट पर जाकर आपको वो चीज़ें याद नहीं रह रही हैं। तो उन चीज़ों को आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में पेजेस पर लिखते जाएंगे। ईच चैप्टर आपको 2 और 3 पेजेस के ये शॉर्ट नोट तैयार कर लेने हैं, और यही आपके जो कह लीजिए अस्त्र बनेंगे आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम वाले दिन में। उसकी प्रिपरेशन के लिए, फ़ाइनल पेपर जब आपका केमिस्ट्री का होगा, उस दिन के लिए आपकी ये तैयारी होगी। आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा जब आपके ये शॉर्ट नोट्स है ना, ये आपके जो वेपन्स आप तैयार करेंगे ना, वो आपके पास होंगे, सुरक्षा कवच आपके पास होगा, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ठीक है, ये फॉलो करिए, और अभी टाइम है, अभी आप कर सकते हैं ये चीज़ें। तो शॉर्ट में अपनी स्टाइल में बनाइए शॉर्ट नोट, जो याद है, जो समझा हुआ है उसको मत लिखिए, केवल हेडिंग बना के छोड़ दीजिए। जो चीज़ें आप भूल जा रहे हैं बार बार, जो आप याद नहीं रख पा रहे हैं, उनको ज़रूर लिख लीजिए शॉर्ट में। ठीक है, अब आते हैं हम डिटेल्ड प्रिपरेशन के बारे में। ईच चैप्टर जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हर एक चैप्टर के लिए हमको मिलने वाला है 4 डे। तो पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो केमिस्ट्री का हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज़ सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूशन जो चैप्टर है आपको मिलना है इसके लिए 4 डेज़। यदि थोड़ा सा भी पढ़ा है आपने इस चैप्टर को, है ना, भले याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपको मालूम है कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कि रॉल्स का लॉ है, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, और वेंट हॉफ फैक्टर है। तो बहुत बहुत सफिशेंट है वो, आगे हम तैयारी कर लेंगे। अब इस सॉल्यूशन चैप्टर के लिए जो 4 दिन आपको मिलेंगे, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट जो आपको मिलेंगी वो थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा। थ्योरेटिकल पोर्शन में जैसे लॉज हैं, लॉज के अलावा जो डेफिनेशंस हैं,
ओके तो लॉज के स्टेटमेंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, यदि कुछ गिव रीजंस हैं तो गिव रीजंस आप तैयार करिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने तैयार करनी है। इसके अलावा मतलब थ्योरी में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लॉज मिलेंगे, डेफिनेशंस होंगी, कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी, गिव रीजंस होंगे, या थ्योरी वाला पोर्शन हो जाएगा। सेकेंड पोर्शन जो हमारा इस चैप्टर का है दैट इज़ न्यूमेरिकल पोर्शन, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जनरली रिलेटेड होता है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी टाइम रखिएगा और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस अभी कर लेना है आपको, लास्ट टाइम पर न्यूमेरिकल्स लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना है। तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस हम अभी कर लेंगे। अब क्योंकि आपके पास 4 दिन है, आप यदि इस थ्योरी पोर्शन को 2 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं, 2 to 3 डेज़ में आप ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करिए, और रिमेनिंग जो 2 डेज़ हैं, 1 और 2 डेज़, यदि आपने ऑलरेडी न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर रखा है तो टेंशन है नहीं, एक दिन में आप रिवाइज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स, और नहीं तो 2 दिन आप न्यूमेरिकल्स को दीजिए यदि आप उस पर ध्यान देना चाहते हैं तो, और 2 दिन इस थ्योरी पोर्शन को तैयार करिए। आपका चैप्टर 1 बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, इसके लिए नोट्स बनाएंगे आप, और सॉल्यूशन के जो नोट्स, ये शॉर्ट नोट जो मैंने बोला हुआ है ना, ये शॉर्ट नोट वाला जो आइडिया दिया हुआ है, इस शॉर्ट नोट में आप क्या क्या लिखेंगे, लॉज हैं, डेफिनेशंस हैं, यदि जो याद नहीं रह रहा है वही लिखिएगा, कोई गिव रीज़न है, कुछ स्पेशल चीज़ है वो लिख लीजिएगा, फार्मूला, न्यूमेरिकल के जो फार्मूला यूज्ड हैं वो ज़रूर लिख लीजिएगा, है ना, यूनिट्स है, यदि जो आपको याद नहीं रह रही है किसी चीज़ की, यूनिट लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट सोल्यूशन का तैयार होता जाएगा। आप पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, 2 पेजेस में तैयार कर लीजिए पूरा चैप्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो है, जिसका वेटेज हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ चैप्टर 2, और ये जो चैप्टर 2 है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑफकोर्स थ्योरी पोर्शन में आ जाएगा, बैटरीज़ के बारे में आ जाएगा, है ना, बैटरी सेल्स जो है, ड्राई सेल वगैरह है, और लेड स्टोरेज बैटरी है, लॉज आ जाएंगे आपके, कोलरैश का लॉ है, और फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज हैं। तो थ्योरी पोर्शन ये हो जाएगा, प्लस साथ में जो डेफिनेशंस हैं, सेल कांस्टेंट है, कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है ना, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। इसके अलावा इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अगेन स्ट्रैटेजी वैसे ही हो रहा है कि इसमें भी 2 पोर्शन है, एक थ्योरी पोर्शन है और दूसरा जो पोर्शन है दैट इज़ ऑफ न्यूमेरिकल। तो अगेन यदि थ्योरी पोर्शन आपको बड़ा लग रहा है तो 3+1 का डिवीजन करिए, और यदि न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा हार्ड लगते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो 2+2 वाला कॉम्बिनेशन यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि बहुत एडवांटेज है इस चैप्टर की, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं इस चैप्टर पर, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए जो चैप्टर 3 है केमिकल काइनेटिक्स, सेम यहाँ पर भी आपको जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है चैप्टर 3 के लिए, केमिकल काइनेटिक्स के लिए, ये जो 3 चैप्टर है ना, 1, 2, 3, ये तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं कि इसमें आपने थ्योरी भी तैयार करनी है और सेकेंड पोर्शन इसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, तो इसके लिए भी न्यूमेरिकल तैयार करिए। अब देखिए न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल हैं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, प्लस इन टेक्स्ट जो प्रैक्टिस के या एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स हैं, वही आप प्रैक्टिस करिए, वो सफिशेंट है, उससे बाहर नहीं जाता है पेपर, क्योंकि जो भी पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी से ही बनेगा, बोर्ड की प्रिस्क्राइब बुक है एनसीईआरटी, तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप न्यूमेरिकल के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बजाय आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज न्यूमेरिकल करिए, बहुत सफिशेंट है, और कॉन्फिडेंट बन जाइए। हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4 DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, अब इसमें न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, थ्योरी पोर्शन है, बट इस चैप्टर को आप 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट पार्ट में जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, वो एक पोर्शन में पढ़िएगा, और सेकेंड पोर्शन में आप पढ़िएगा KMnO4 एंड K2Cr2O7 के बारे में, राइट, है ना। तो इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़िए। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स की जो भी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, गुड कैटलिस्ट है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, क्यों होता है, तो वो सारी चीज़ें आप एक पोर्शन में पढ़िएगा, और नेक्स्ट पोर्शन में आप पढ़िएगा इनकी और जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है या इनका जो प्रिपरेशन है, यदि आपके सिलेबस में है तो ये आप सेकेंड पोर्शन में पढ़ सकते हैं। अच्छा, नोट्स बनाते जाइएगा, शॉर्ट नोट, जो भी इक्वेशंस हैं, जो भी रिएक्शंस हैं आपको लग रहा है, तो वो रिएक्शंस, वो इक्वेशंस आप लिखते जाइएगा साथ में। आपका DNF ब्लॉक एलिमेंट काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर की हेल्प से। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब हमारे फर्स्ट पार्ट का जो ये लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आप पोर्शन करके पढ़िएगा, जैसे कि ये मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, आपको फिर जो इजी लगता है आप उसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा सा प्लान चेंज करके और बना सकते हैं। तो देखिए एक पोर्शन जो है इसमें आ जाता है नॉमेनक्लेचर, ज़रूर तैयार करिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। नॉमेनक्लेचर आ जाएगा तो उसके बाद आइसोमेरिज्म ईजी रहेगा,
नोमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इजी से टॉपिक हैं ये। इसके अलावा जो भी टर्म्स हैं वो टर्म्स तैयार करिएगा, रिलेटेड टर्म्स। तो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल पोर्शन प्लस नोमेनक्लेचर, है ना। अब इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ थ्योरीज़ हैं, जैसे वीबीटी है या सीएफटी है या वेर्नर का थ्योरी है, आप वो थ्योरीज़ तैयार कर लीजिएगा। और एक पोर्शन है इसका शेप्स, है ना, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो पूछते हैं। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर क्या होगा, मतलब ये एक साथ ही ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्लस इसके अलावा इसमें आ जाएगी प्रॉपर्टीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो ये आप इस तरीके से इस चैप्टर को 3 पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं कि पहले ये तैयार कर लीजिए, फिर थ्योरीज़ देख लीजिए। थ्योरीज़ जब आपको समझ में आ जाएंगी आप शेप एंड प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अब स्टार्ट हो रहा है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 6 से, और चैप्टर 6 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स अगेन। अब ऑर्गेनिक में आपने जो जनरल आई थिंक स्ट्रैटेजी ये फॉलो हो जाएगी सभी चैप्टर्स के लिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस आने वाला है वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में आपने तैयार करनी है रिएक्शंस। या आप शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी लिखिएगा, मैं तो अपने स्टूडेंट से स्टार्टिंग से ही शॉर्ट में रिएक्शंस लिखवा कर और उनकी स्टडी टेबल पर वो पेजेस लगवा देती हूँ। नहीं आपने यदि तैयार किया है कोई बात नहीं, आप रिएक्शन शॉर्ट में लिखकर रेडी रखिए, लर्न करिए। अब इन रिएक्शंस में क्या क्या आएगा, तो इन रिएक्शंस में आ जाएगा जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं और प्लस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं वो आप लिख लीजिए, वो आप लर्न करिए, ठीक है। अब इनके नोट्स आप बना लीजिए, शॉर्ट में नोट्स भी बना लीजिए। जो रिएक्शन आपको अच्छे से याद नहीं हो रही है, याद नहीं रह रही है, आप बार बार भूल जा रहे हैं, तो उसके आप नोट्स भी बना लीजिए। बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिएगा उनको। इसके अलावा आपने जो नेक्स्ट पोर्शन में तैयार करना है, मैकेनिज़्म है इस चैप्टर में, SN1 एंड SN2 मैकेनिज़्म अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में ही आप तैयार करिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है हेलो एल्केन्स का, वो तैयार करिएगा। और इससे रिलेटेड जो सेटजेफ रूल है वो सेटजेफ रूल भी पढ़िएगा अच्छे से। तो ये हो गया मैकेनिज़्म, है ना, सेकंड पोर्शन जो इस चैप्टर में हो गया वो हो गया मैकेनिज़्म। अब इसके अलावा जो पॉली हेलो कंपाउंड्स हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है, DDT है, वो तैयार करिएगा। यूजेस प्लस पॉली हेलो कंपाउंड्स तैयार करिएगा, ओके, इनके यूजेस भी। और मतलब ये 4 पोर्शन दे रही हूँ, तो एक दिन ये तैयार कर लीजिए, एक दिन मैकेनिज़्म तैयार कर लीजिए, एक दिन पॉली हेलो के प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस तैयार कर लीजिए, और नेक्स्ट एक दिन रखिएगा आप रीजंस के लिए, है ना, गिव रीजंस होते हैं बहुत सारे, प्लस कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं। जैसे इस चैप्टर में ऑप्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स हैं, इन्वर्जन है, रेसेमाइजेशन है, चिरैलिटी है, तो ये टर्म्स क्या हैं, प्लस कुछ गिव रीजंस आएंगे कि क्लोरोफॉर्म को भाई कलर्ड बॉटल में क्यों स्टोर किया जाता है, या ऐसे बहुत सारे और रीज़न आपको मिलेंगे। या SN1 मैकेनिज़्म के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए, तो वो सब चीज़ें आप एक दिन कर लीजिए। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 दिन आपके तैयार हो जाएंगे आपका चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसके लिए हम क्या प्लान करें, तो एक प्लानिंग तो सेम रहेगी, ये रिएक्शंस वाली, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो रिएक्शंस की केमिस्ट्री है। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं, अगेन प्रिपरेशन मेथड्स में प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, नेम रिएक्शंस जरूर अच्छे से याद करिएगा, इन्हीं पर बेस्ड कंप्लीट द इक्वेशन या व्हाट विल हैपन, इस टाइप से कई बार क्वेश्चनिंग पूछी जाती है, होती है। तो रिएक्शंस आपने तैयार करनी है, नोट्स तैयार कर लेना है। दूसरा वही मैं फॉलो कर रही हूँ मैकेनिज़्म में देखिए इसमें अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मैकेनिज़्म पूछा जाता है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल तैयार करिएगा, मैकेनिज़्म कैसा है वो तैयार करिएगा। इसके अलावा अब आ जाएंगे कुछ डिस्टिंग्विश करने के लिए जो हम टेस्ट लगाते हैं, जैसे ल्यूकस टेस्ट है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के लिए। तो ऐसे जो टेस्ट हैं जिससे आप अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या अल्कोहल और फिनॉल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो टेस्ट आप तैयार करिएगा। विक्टर मेयर टेस्ट है, ल्यूकस टेस्ट है, तो ये टेस्ट। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पर भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अल्कोहल्स को, तो वो आप टेस्ट तैयार करिएगा। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है कि जो टर्म्स हैं, अगेन जो इंपॉर्टेंट टर्म है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, रेक्टिफाइड अल्कोहल क्या है, तो ऐसी रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स आपको मिलेंगी, तो वो टर्म आप तैयार कर लीजिए। मेरे ख्याल से इस चैप्टर को भी अगेन हमने 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। इन 4 पोर्शंस में आप पढ़िए, एक दिन रिएक्शंस लीजिए, ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा मैकेनिज़्म वाला टाइम दे दीजिए उसको, थोड़ा सा आधे दिन में मैकेनिज़्म तैयार कर लीजिए, 1.5 डे आप रिएक्शंस को दे दीजिए। वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, 4 दिन आपने कैसे एडजस्ट करना है इस चैप्टर के लिए, ओके।
एंड अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा जो चैप्टर है जिस पर सबसे ज़्यादा मार्क का वेटेज है, दैट इज चैप्टर नंबर 8, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया आप चाहो ना तो इसको 4 की जगह आपको लगता है तो आप 5 डेज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है कुछ बच्चों को करना पड़े, बिल्कुल घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, आप 4 to 5 डेज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ चैप्टर में से आप बचा लीजिए एक आध दिन और यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए वो एक दिन। ओके, तो 4 to 5 डेज़ यदि लगते हैं बिल्कुल मत घबराइए। तैयार करेंगे, किस तरीके से तैयार करना है, तो ऑर्गेनिक का फर्स्ट पार्ट जो है वो तो कॉमन है, फटाफट नोट्स बनाना स्टार्ट ही कर दो यार अब तुम लोग। पहला जो नोट्स बनाएंगे वो रिएक्शंस पर बनाएंगे, लिखना शुरू कर दो। नवंबर के दिन तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किए हैं, एक हफ्ता आपके पास है, नवंबर का नोट्स बनाना शुरू कर दो रिएक्शन से रिलेटेड, 1-2 चैप्टर तो पढ़ ही डालो अभी, ताकि 40 डेज़ आप रिलैक्स करके बाकी चैप्टर्स तैयार कर पाओ। तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शंस आप तैयार कर लेंगे, बहुत सारी नेम रिएक्शंस मिलेंगी आपको, बहुत मज़ा आने वाला है, इसका रिएक्टेंट उसका प्रोडक्ट बनने वाला है और फिर पता नहीं क्या क्या होने वाला है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट जो पोर्शन आपने अगेन टेस्ट हैं, बहुत फेमस टॉलेंस टेस्ट है, फैलिंग टेस्ट है, तो और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, वो आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये कुछ फेमस टेस्ट हैं जो हमको पढ़ना जरूरी है, हम लैब में लगाते भी हैं ये टेस्ट फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में, तो वो टेस्ट आप तैयार करिए। एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो टेस्ट लगाए जाते हैं वो पढ़िए। इसके अलावा इसमें आपको रीजंस भी है ना तैयार करने हैं, गिव रीजंस रहेंगे आपको पढ़ने के लिए। गिव रीजन जनरली या तो रिएक्टिविटी पर आते हैं, है ना, रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी, या ये रिलेटेड होते हैं विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और भी चीज़ें हो सकती है, या फिर रिएक्टिविटी, ये एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव क्यों है कीटोन से, गिव रीज़न में ये तो रिएक्टिविटी, मतलब गिव रीज़न जो भी है आपने वो तैयार करने हैं। इसके अलावा थोड़े से यूजेस देख लीजिएगा, है ना, एसिड के यूजेस देख लीजिएगा, एल्डिहाइड्स के यूजेस देख लीजिएगा, तो ये थोड़ा सा एक दिन आपको कुछ ज़्यादा ही सा मिल रहा है, आप वो दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं रिएक्शंस में, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गिव रीज़न तैयार करने में या टेस्ट प्रिपरेशन में। तो इस तरीके से आप ये डेज़ आप इन्वेस्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 के लिए। नाउ नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर 9 है हमारा एमाइंस। ओके, चैप्टर 9 एमाइंस के लिए भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें मेनली हमको एमाइंस पढ़ना है। अगेन फर्स्ट पोर्शन तो फिक्स्ड हो गया है भैया ऑर्गेनिक में, दैट इज़ ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट जो है आपने टेस्ट पढ़ना है, हिंसबर्ग टेस्ट वगैरह याद आया कुछ, तो हिंसबर्ग टेस्ट वगैरह जो एमाइंस के लिए हम लगाते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, या एलिफेटिक एमाइंस और एरोमेटिक एमाइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए जो आप टेस्ट लगाएंगे वो टेस्ट आपने यहाँ तैयार कर लेना है। नोट्स बना लीजिएगा, 2 पेज का नोट्स कंपलसरी है बनाना। और थर्ड पोर्शन आप तैयार करेंगे इसमें रीजंस का, है ना, तो ये आप गिव रीज़न मेनली एमाइंस पर जो होता है वो बेसिक नेचर पर ही आता है, तो बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस अच्छे से पढ़िएगा, वेपर स्टेट में और एक्वस स्टेट में क्या ऑर्डर होता है और क्यों होता है, आपने बस ये बेसिक नेचर पर गिव रीज़न तैयार कर लीजिएगा। पॉसिबल है कि गिव रीज़न जो भी आएगा वो इसी से रिलेटेड होगा। नाउ द लास्ट चैप्टर नंबर 10। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो घबराइए नहीं, ये आपकी प्रिपरेशन को शॉर्ट करने के लिए ही ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। तो बायोमोलिक्यूल के लिए मैं स्ट्रैटेजी तो प्लान करके नहीं दे रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग पढ़िएगा। हाँ, मैं डिवीजन जरूर दे रही हूँ, 4 डेज जो हैं वो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। मैं तो कहूँगी सबसे अच्छे से आप सबसे पहले स्टार्ट करिए प्रोटीन है एकदम थ्योरेटिकल, स्पेशली बायो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदे वाला है। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन, असेंशियल, नॉन असेंशियल, एक एग्जाम्पल, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड, ऑल दिस, प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर, बढ़िया तैयार करिए। आप आराम से पढ़िए इसको, एक दिन पूरा प्रोटीन को दे दीजिए, प्रोटीन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है अगले दिन, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। सारा न्यूट्रिशन ले लेना आप इस चैप्टर में। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और इसका स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं, जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड रिएक्शंस दी गई। फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। एक दिन पढ़ने बैठोगे ना, सुबह से थोड़ा सा टाइम डिवाइड कर लेना, 1-1, 2, 1.5 घंटा, तो तैयार हो जाएगा ये चैप्टर। नेक्स्ट जो है इसके अलावा अगला जो है वो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स हैं। डीएनए आरएनए में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अलावा यदि आपकी श्रद्धा भक्ति बनती है तो विटामिन देख लीजिएगा, है ना, कौन से विटामिन का क्या केमिकल नेम है, जितना याद रह जाए, नहीं तो नोट्स में तो लिख ही लीजिएगा। और उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस देख लीजिएगा। वैसे ये 3 पोर्शन यदि आप तैयार करते हैं, विटामिन मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव्स में काम आ जाएगा। तो बच्चों, ये 10 चैप्टर्स के केमिस्ट्री के जो 10 चैप्टर्स हैं उनके लिए ये प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, फॉलो करिए। आई एम श्योर, विश्वास करिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, उससे आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और अच्छी नहीं है तो इन 40 दिनों में इस स्ट्रैटेजी को यदि आप फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी होने वाली है।
तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना है इस ड्यूरेशन में, आपकी प्री बोर्ड्स को, आपकी टर्म एग्ज़ाम्स को मैनेज करते हुए आपको ये प्लान फॉलो करना है। और फॉलो करते हुए कितना कॉन्फिडेंस आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।